एजुकेशन एआई भारत चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज हम जियोपॉलिटिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी डिसाइड्स वर्ल्ड पावर। आज का हमारा टॉपिक सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने आज का यह लेक्चर ध्यान से समझ लिया तो आप दुनिया की आधी से ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को खुद समझने लगेंगे। मैंने बोला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यूपीएससी का भी एक अहम विषय है। मैं शुरुआत एक सवाल से करना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो शायद ज्यादातर लोग अमेरिका कहेंगे, कुछ लोग चीन कहेंगे और कुछ लोग रूस का नाम लेंगे। अमेरिका, चाइना एंड थर्ड वन रसिया। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है। आखिर ये देश ही शक्तिशाली क्यों बने? ये तीनों देश ही शक्तिशाली क्यों बने? इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या इसलिए कि इनके लोग बाकी देशों से ज्यादा बुद्धिमान है? क्या इसका रीजन बुद्धिमानी है? क्या इसलिए कि इनके नेताओं ने हमेशा सही फैसले लिए, राइट डिसीजन? जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने राइट डिसीजन लिए, राइट डिसीजन। नेताओं ने जो है राइट डिसीजन लिए, क्या ये रीजन है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? यहीं से आज का पूरा लेक्चर शुरू होता है। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसे कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई सेना और कोई चुनाव रातों रात नहीं बदल सकता। सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, तकनीक बदलती है, लेकिन भूगोल इतनी आसानी से नहीं बदलता। मैंने बात करी भूगोल की। भूगोल इतनी आसानी से नहीं बदलता। जियोग्राफी। हिमालय आज भी वही है जहां हजारों साल पहले था। प्रशांत महासागर आज भी वही है। सारा का रेगिस्तान आज भी वही फैला हुआ है। अमेजन नदी आज भी उसी दिशा में बहती है। यानी प्रकृति ने हर देश को एक अलग शुरुआत दी है। किसी को समुद्र दिया, किसी को तेल दिया, किसी को उपजाऊ मैदान दिए, किसी को ऊंचे पहाड़ दिए और किसी को कुछ भी नहीं दिया। यहीं से जियो पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। जियो पॉलिटिक्स वर्ड मैंने बोला। जियो पॉलिटिक्स के ऊपर हमारा एक इससे पहले भी वीडियो जो है इसके बारे में बेसिक जानकारी जो है जियो पॉलिटिक्स के बारे में जो है इससे पहले, उसका जो लिंक है हमने जो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके देखना। एक बात हमेशा याद रखिए, नेचर गिव्स द फर्स्ट एडवांटेज, ह्यूमन बींग्स डिसाइड्स हाउ टू यूज इट। मैंने बोला नेचर गिव्स द फर्स्ट एडवांटेज, ह्यूमन बींग्स डिसाइड्स हाउ टू यूज इट। यानी प्रकृति अवसर देती है, लेकिन उस अवसर को ताकत में बदलना इंसानों का काम है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, फिर हम अपने मेन लेक्चर पे आएंगे। ब्रिटेन का क्षेत्रफल भारत से लगभग 13 गुना छोटा है। उसके बाद यदि आबादी की मैं बात करूं तो भारत से बहुत कम है। ब्रिटेन, वही ब्रिटेन जिसने कि पूरे विश्व के कितने सारे देशों को जो है कॉलोनीज में डिवाइड किया। ब्रिटेन। यदि मैं एरिया की बात करता हूं तो इंडिया के एरिया का 13वां हिस्सा। पॉपुलेशन की बात करूं तो वो भी काफी कम है, ज्यादा जनसंख्या नहीं है, काफी कम जनसंख्या है। फिर एक समय ऐसा कैसे आया कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कहा जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर? वो कौन कौन से कॉलोनियल कंट्रीज थे जिसको इन्होंने बनाया? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के बड़े हिस्से, एशिया के कई क्षेत्र, सब पर ब्रिटेन का प्रभाव था। क्या यह केवल सेना की वजह से हुआ? क्या इसका रीजन मिलिट्री थी? नहीं। इसके बाद क्या यह केवल विज्ञान की वजह से हुआ, ड्यू टू साइंस? नहीं, ऐसा भी नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल पोजीशन। ग्राफिकल पोजीशन। ब्रिटेन की जो जियोग्राफिकल पोजीशन थी वो उसका सबसे मुख्य कारण थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है जियोग्राफिकली मजबूत था।
और इस वजह से उसकी जो है जियोपॉलिटिक्स भी काफी मजबूत थी। ब्रिटेन चारों तरफ जो है समुद्र से घिरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, दुश्मन के लिए उस पर हमला करना कठिन था। दूसरी तरफ समुद्र ने उसे व्यापार का रास्ता दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि समुद्र के रास्ते व्यापार करना एज कम्पेयर टू रोड एंड हवाई रास्ते के अलोंग यदि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो काफी सस्ता पड़ता है समुद्री मार्ग के थ्रू। दुश्मन के लिए उस पर हमला करना कठिन था। इसी उसमें उसने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई और समुद्री व्यापार पर अपना प्रभाव स्थापित किया। व्यापार से पैसा आया, पैसे से उद्योग विकसित हुआ, उद्योगों से हथियार बने और हथियारों ने साम्राज्य खड़ा कर दिया। ओके, समुद्री रास्ते से उसने क्या किया, समुद्री रास्ते से उसने व्यापार स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट हो गया, व्यापार से क्या आया, पैसा आया, मनी आ गई। जब मनी आई, मनी से क्या हुआ, उद्योग बनाया, इंडस्ट्री बनाई। जब इंडस्ट्री बनी उसके बाद वेपन्स बनाए और वेपन से इन्होंने क्या है अपना एम्पायर सेट किया, पूरा साम्राज्य जो है अपना बनाया। तभी इन्होंने लिखा था द सन नेवर सेट्स, जो मैंने इससे पहले बोला था, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। बात समझ आ गई होगी। तो इन्होंने अपना समुद्र वाला जो इलाका था वो काफी मजबूत कर लिया। यानी शुरुआत कहां से हुई, यदि मैं एक लाइन में आपसे पूछूं तो शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत हुई है जियोग्राफी से। शुरुआत हुई है जियोग्राफी से। इसके बाद बात करते हैं रूस के बारे में। ब्रिटेन की बात होने के बाद अब आते हैं रूस के ऊपर। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके पास विशाल भूमि है, गैस है, तेल है, खनिज है। लेकिन उसके सामने एक ऐतिहासिक समस्या रही है, साल भर खुले रहने की वाले गर्म पानी के बंदरगाह बहुत कम है। पहले हमने बात करी ब्रिटेन की, नाउ वी टॉक अबाउट रसिया। रशिया में कमी किस चीज की है, उसके पास सब चीजें हैं, ठीक है, भूमि है, लैंड है, गैस है, तेल है, खनिज है। कमी किस चीज की है, वार्म वाटर पोर्ट्स, वार्म वाटर पोर्ट्स उसके पास नहीं है। तो प्रकृति ने उसको भी किसी चीज की कमी दी है, वो क्या है, वार्म वाटर पोर्ट्स, उसके पास ये नहीं है। यही कारण है कि रूस की विदेश नीति में समुद्री पहुंच हमेशा महत्वपूर्ण रही है। जब आप रूस के इतिहास को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसकी कई रणनीतियां उसकी भौगोलिक सीमाओं और समुद्री पहुंच की आवश्यकता से जुड़ी रही हैं। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका की। नंबर 3 अमेरिका। अगर आप विश्व मानचित्र को ध्यान से देखिए, आप ये पूरा वर्ल्ड मैप एक बार देखिए, इसमें ब्रिटेन की कहाँ लोकेशन है और उसमें आप देख सकते हैं कि उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। नंबर 2 मैं बात कर रहा हूँ रसिया की। रसिया का भी एक बार देखिए, उसके चारों तरफ उसका उत्तर वाला हिस्सा भी देखिए, वो जो सबसे ज्यादा ठंडा इलाका जो रसिया का है। उसके बाद अमेरिका का लोकेशन देखिए, अमेरिका का मैप मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ। ऊपर की तरफ जो आप कनाडा देख रहे हैं, उत्तर की तरफ कनाडा है, नीचे की तरफ मैक्सिको है, और पूर्व में अटलांटिक ओशियन एंड पश्चिम में पैसिफिक ओशियन आप देख रहे होंगे। अभी बात भी करेंगे इसके बारे में। अब इसका मतलब क्या हुआ, अमेरिका को यूरोप और एशिया जैसी लगातार जमीनी सीमाओं वाले सुरक्षा संकटों का सामना अपेक्षाकृत कम करना पड़ा। दूसरी ओर उसके पास विशाल उपजाऊ मैदान, बड़ी नदियां और प्राकृतिक संसाधन भी थे। इन परिस्थितियों ने उसके आर्थिक और औद्योगिक विकास में बड़ी भूमिका निभाई। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश के पास उपजाऊ भूमि नहीं होगी तो खेती कैसे होगी,
अगर नदियां नहीं होंगी तो पानी कहाँ से आएगा? अगर समुद्र तक पहुंच नहीं होगी तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा? अगर तेल गैस या खनिज नहीं होंगे तो उद्योग कैसे विकसित होंगे? यही वजह है कि हम कहते हैं भूगोल केवल नक्शा नहीं है। आज तक आपने भूगोल के बारे में जब भी बुक खोली होगी तो सबसे पहले दिमाग में मैप आया होगा। भूगोल यदि हम पढ़ रहे हैं तो मतलब बात मैप की हो रही है, मानचित्र की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भूगोल किसी भी देश की संभावनाओं और सीमाओं का आधार है। आज आप डेफिनेशन बदल लेना भूगोल की। भूगोल एक्चुअली क्या है? सिर्फ मैप नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या क्या जुड़ा है? देश की संभावनाओं, देश की संभावनाओं और सीमाओं प्लस सीमाओं का जो बेस है, का जो आधार है, वो क्या है? भूगोल है। क्लियर हो गया होगा? अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं केवल अच्छा भूगोल होने से कोई देश महान बन जाता है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के हर संसाधन संपन्न देश आज सुपर पावर होते। उसमें तो हमारा भारत भी पीछे नहीं रहता। असल बात है कि जियोग्राफी पोटेंशियल देती है। मैंने बोला जियोग्राफी क्या देता है? पोटेंशियल देता है। लेकिन पॉलिसी, हम जो कोई नीति बनाते हैं, हम जो कोई पॉलिसी बनाएंगे, वो पॉलिसी इस पोटेंशियल को किसमें बदल देता है? पावर में। यानी अगर किसी देश के पास अच्छी भौगोलिक स्थिति है लेकिन उसकी सरकारें कमजोर हैं, संस्थाएं कमजोर हैं और शिक्षा व तकनीक पर ध्यान नहीं है, तो वह देश अपने प्राकृतिक लाभ का पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं, अगर कोई देश अपने सीमित संसाधनों का भी बुद्धिमानी से उपयोग करे तो वह दुनिया में बड़ी शक्ति बन सकता है। इसलिए जियोपॉलिटिक्स हमें सिखाती है कि किसी देश की ताकत को समझने के लिए केवल उसकी सेना नहीं देखनी चाहिए, उसका नक्शा भी देखना चाहिए। ठीक है, आज से यदि मैं डिसाइड करूं किसी भी कंट्री की जियोपॉलिटिक्स, तो मैं सिर्फ जो है मिलिट्री पावर नहीं देखूंगा उसकी, मैं साथ में क्या देखूंगा और प्लस मैप भी देखूंगा उसका, उसके रिसोर्सेज भी देखूंगा, क्या क्या संसाधन उसके पास है, दोनों देखूंगा उसमें भी। रिसोर्सेज में भी आर्टिफिशियल क्या है, उन्होंने खुद क्या बनाया है, और नेचर ने उन्हें क्या दिया है, उनका लैंड देखूंगा। ठीक, वो फर्टाइल कितना है, उपजाऊ कितना है, ठीक, उससे उन्हें कितनी आय प्राप्त हो रही है, प्लस उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी संस्था कितनी मजबूत है। जब मैं इन सभी क्वेश्चंस में खरा उतर जाऊंगा, तब मैं उस कंट्री को बोल सकता हूँ कि वो जियो पोलिटिकली मजबूत है, क्योंकि उसके मेन जियोग्राफिकल फैक्टर्स मजबूत हैं। कई बार एक नक्शा हजार भाषणों से ज्यादा सच बता देता है। तो आज का जो मैंने ये बताया आपको, ये आपको समझ आ गया होगा। तो फाइनली हम ये बात कह सकते हैं, किसी भी देश की कहानी उसके संविधान से पहले उसके भूगोल से शुरू होती है। संविधान की बात बाद में होती है, संविधान से पहले भूगोल से शुरू होती है, भूगोल से शुरू होती है। नोटिस कर लीजिएगा कहीं, ये नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस समझने के बाद अब हम आगे बात करते हैं माउंटेन्स। नंबर 2, माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने ये बात समझी कि किसी भी देश की शक्ति की शुरुआत उसके भूगोल से होती है। मैंने लिखा था जियोग्राफी। किसी भी देश की यदि हमें पावर को समझना है तो हमें उसकी जियोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। हमें उसकी जियोग्राफी पता है तो हम उसकी पावर समझ जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि भूगोल का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या है वो? क्या वो पहाड़ है? क्या वो पहाड़ है? क्या वो माउंटेन्स है? या फिर वो नदियां हैं, रिवर्स है, या वो समुंदर है, या फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज है?
प्राकृतिक संसाधन क्या है? इसका जवाब है इनमें से कोई एक नहीं, बल्कि इन सभी का मेल किसी देश की दिशा तय करता है। इन चारों का जो मेल है, इन चारों का मेल ही किसी देश की दिशा को तय करता है। जरा कल्पना कीजिए कि आप दो देशों के शासक हैं। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करिए, आप दो देशों के एम्पायर हैं। पहले देश के पास ऊंचे पहाड़ है, लिख लेते हैं। कंट्री नंबर वन, ये कंट्री नंबर वन, ये कंट्री नंबर टू। पहले देश के पास क्या है? ऊंचे पहाड़ है, ऊंचे पहाड़ है, लिख लेते हैं ऊंचे पहाड़। उपजाऊ मैदान है, खेती अच्छी खासी होती है, उपजाऊ मैदान है। नदियां हैं, बड़ी नदियां। और क्या है? समुद्र तक पहुंच भी है, समुद्र तक पहुंच। अब दूसरे कंट्री की बात करते हैं। दूसरे कंट्री के पास मान लेते हैं रेगिस्तान है। इसके पास क्या है? रेगिस्तान है, पानी की कमी है। तीसरा, खेती के लिए जमीन भी कम है। खेती के लिए कम जमीन है, फर्टाइल लैंड कम है, कम जमीन है। और समुद्र तक कोई रास्ता भी नहीं है। मैं लिखता हूँ समुद्र तक कोई पहुंच नहीं है, तक कोई पहुंच नहीं, कोई पहुंच नहीं है। दोनों कंट्रीज के शासक हैं आप, ये ध्यान रखना। अगर दोनों देशों के लोगों की मेहनत समान हो तो आपको क्या लगता है कौन सा देश तेजी से विकसित होगा? कमेंट में बताना। यदि आप दोनों देशों के शासक है, एक देश में ये चीज है, एक में ये चीज है, तो कौन सा देश तेजी से विकसित करेगा? यही वह जगह है जहां जियोग्राफी अपना सर दिखाती है। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स की, पहाड़ की बात करते हैं सबसे पहले। हम अक्सर पहाड़ों को केवल पर्यटन स्थल समझते हैं, सिर्फ वो जो है घूमने के लिए बनाए गए हैं, घूमने के लिए ही है बस। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में पहाड़ एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड हम इसे बोल सकते हैं। नेचुरल सिक्योरिटी, नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड। तो आज से इसको सिर्फ घूमने का स्थान मत समझिए, इसको नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड की तरह भी देखना हमारा औचित्य बनता है। अब इसमें हम भारत का उदाहरण लेते हैं। हमारे भारत के हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है। यदि मैं भारत का मैप बनाऊं, ये मेरा भारत है, इसके उत्तर में इधर आपको सबको पता होगा हिमालय पर्वत है। तो ये जो हिमालय पर्वत है, ये कोई एक श्रृंखला नहीं है। सदियों से उसने भारत उपमहाद्वीप को मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से भी बचाया है। जो मध्य एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं, उससे भी बचाया है। ये जो हमारे हिमालय पर्वत है यहाँ पे बड़े बड़े, कई बार भारी आक्रमणों को कठिन बनाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हिमालय कभी पार नहीं किया गया, लेकिन उसकी आक्रमण की गति, इन हिमालय पर्वतों की वजह से उस आक्रमण की गति, मार्ग और रणनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। यानी पहाड़ केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, वे किसी देश की सुरक्षा, जलवायु और जल संसाधनों का आधार भी बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहाड़ क्या क्या बन सकते हैं किसी भी कंट्रीज के लिए? देश की सुरक्षा, एक्ट लाइक एज ए सिक्योरिटी गार्ड, देश का सुरक्षा कवच। और क्या बन सकते हैं? जलवायु का आधार। और क्या बन सकते हैं? जल संसाधनों का आधार। अब सोचिए अगर हिमालय न होता तो उत्तर भारत की जलवायु कैसी होती? क्या गंगा जैसी विशाल नदी प्रणाली उसी रूप में विकसित होती? क्या कृषि का स्वरूप वैसा ही रहता? यानी एक पर्वत श्रृंखला केवल सीमा नहीं बनाती, बल्कि पूरे समाज की संरचना को प्रभावित करती है। पहाड़ की बात करने के बाद अब बात करते हैं, ये आप कमेंट में बताना, आप दोनों देशों के शासक थे तो कौन ज्यादा तरक्की करेगा, और रीजन भी बताना, रीजन क्या है। तो अब बात करते हैं रिवर्स की, नंबर टू पे बात करेंगे रिवर्स। नंबर टू पे बात करते हैं रिवर्स की।
इतिहास की पहली जो मानव सभ्यता थी वो हमारी कहाँ विकसित हुई? नील नदी के किनारे मिस्र हुआ। नील नदी के किनारे मिस्र। और टाइग्रिस और यूफ्रेटस के बीच मेसोपोटामिया, ये नदियां थी हमारी टाइग्रिस और यूफ्रेटस में कौन हुआ? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, ये मैं नदियों का बता रहा हूँ। और सिंधु नदी के किनारे किनारे हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। और गंगा के मैदान में भारतीय सभ्यता। गंगा नदी के किनारे कौन हुआ? भारतीय सभ्यता का विस्तार। भारतीय सभ्यता का विस्तार। क्या यह संयोग था? नहीं, ये कोई संयोग नहीं था। जहाँ पानी होता है वहाँ खेती होती है, जहाँ खेती होती है वहाँ भोजन की स्थिरता आती है, जहाँ भोजन की स्थिरता आती है वहाँ शहर बसते हैं, और जहाँ शहर बसते हैं वहीं से व्यापार, विज्ञान, संस्कृति और राज्य का विकास शुरू होता है। इसलिए कई इतिहासकार कहते थे, रिवर्स आर द पेरेडल ऑफ सिविलाइजेशन। रिवर्स आर द पेरेडल्स ऑफ रिवर्स आर द पेरेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ऑफ सिविलाइजेशंस। इसके बाद बात करते हैं जलवायु की। माउंटेन्स की बात हो गई, रिवर्स की बात हो गई, बात करते हैं क्लाइमेट्स की। ये हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि वो किसी भी देश को कैसे अफेक्ट करते हैं। एक एक करके हम उनको जो है देख रहे हैं। माउंटेन्स का हमने देख लिया, वो एज अ मतलब सुरक्षा कवच काम करते हैं। रिवर्स का हमने देख लिया, वो कैसे काम करते हैं। रिवर्स आर द क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन। अब बात कर रहे हैं जलवायु, नंबर 3 जलवायु, क्लाइमेट। अगर किसी देश में पूरे वर्ष अत्यधिक ठंड हो तो खेती सीमित होगी। अगर लगातार सूखा पड़े तो पानी का संकट बनेगा। अगर हर साल बाढ़ आए तो विकास प्रभावित होगा। यानी क्लाइमेट सीधे सीधे इकोनॉमी को प्रभावित करती है। मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, क्लाइमेट इज डायरेक्टली अफेक्टेड आवर इकोनॉमी। क्लाइमेट किसको अफेक्ट करता है डायरेक्टली? अपनी इकोनॉमी। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जलवायु अवसर भी देती है और चुनौती भी। जिन देशों ने तकनीक, सिंचाई, जल प्रबंधन और वैज्ञानिक कृषि अपनाई, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी विकास किया। क्लाइमेट की बात करने के बाद नाउ वी टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हम किस किस की जो बात करते हैं, कौन कौन से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट होते हैं? तेल, गैस, कोयला, लोह एस्क, तांबा, यूरेनियम, रेयर अर्थ मिनरल्स। ये केवल जमीन के नीचे दबे पदार्थ नहीं है, आधुनिक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा आधार है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या कहेंगे? तेल, गैस, कोयला, लोह एस्क, आयरन ओर, इसके बाद तांबा, कॉपर, यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स। 20वीं सदी में तेल को ब्लैक गोल्ड कहा गया, क्योंकि उद्योग, परिवहन और आधुनिक सेनाएं बड़े पैमाने पर ऊर्जा पर निर्भर थी। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। आज दुनिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स की भी बात कर रही है, क्योंकि भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियां, आधुनिक मिसाइलें, स्मार्टफोन और एआई आधारित तकनीक इन संसाधनों पर निर्भर करती है। यानी जियोपॉलिटिक्स भी बदल रही है। पहले हमारे जियोपॉलिटिक्स में जो एक जियोग्राफिकल फैक्टर नेचुरल रिसोर्स भी था, उसमें इन चीजों पर डिपेंड कर रही थी जो मैंने लिखी है। लेकिन आज के आधुनिक समय में वो किस पर डिपेंड कर रही है? वो एलिमेंट्स भी बदल गए हैं। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इन्होंने बताए? लिथियम, कोबाल्ट और सेमीकंडक्टर सप्लाई में रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो जियोपॉलिटिक्स भी बदल रहा है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछता हूँ, क्या केवल संसाधन होना ही पर्याप्त है? तो इसका जवाब है नहीं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके पास संसाधन बहुत है, लेकिन विकास सीमित है। वहीं कुछ देशों ने सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा, तकनीक, नवाचार और व्यापार के बल पर उल्लेखनीय प्रगति करी है। इसलिए याद रखिए,
इसलिए याद रखना है। नंबर डी पे हमने बात करी थी नेचुरल रिसोर्सेज की, उसी से रिलेटेड है। रिसोर्सेज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज, बट इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज डिटरमाइन आउटकम्स। यही कारण है कि भूगोल महत्वपूर्ण है, लेकिन भूगोल अकेला सब कुछ तय नहीं करता। तो अब तक हमने समझ लिया है कि पहाड़, नदियां, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश की ताकत को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब हम जियोपॉलिटिक्स के उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां केवल भूगोल नहीं, बल्कि भूगोल का रणनीतिक उपयोग सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। मैंने बोला भूगोल का रणनीतिक उपयोग। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए आपके पास दो देश हैं। पहले देश के पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन वह दुनिया के बाकी हिस्सों से व्यापार नहीं कर सकता। दूसरे देश की सेना उससे छोटी है, लेकिन उसके जहाज दुनिया के हर बड़े समुद्री मार्ग पर चलते हैं। लंबे समय में आपको क्या लगता है कौन ज्यादा प्रभावशाली बनेगा? कमेंट में बताना। इतिहास हमें बताता है कि केवल जमीन पर कब्जा करना पर्याप्त नहीं होता। अगर आप व्यापार, ऊर्जा और समुद्री मार्गों को नियंत्रित कर लेते हैं, मैंने लिखा व्यापार, यदि आप व्यापार, ऊर्जा और समुद्री मार्गों को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से नंबर वन जो कंट्री का मैंने आपको भी क्वेश्चन पूछा था उसमें यही था। ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, दूसरे देश की जो सेना थी, जो दूसरे देश का मैंने एग्जांपल दिया था, उसके पास वो व्यापार भी कर रहा है, ऊर्जा भी है, ठीक है, और समुद्री मार्ग का उपयोग भी कर रहा है। तो यही वो चीज उसके पास है। तो यही बात लगभग 130 वर्ष पहले अमेरिकी नौसैनिक रणनीतिकार अल्फ्रेड थैर महान, पहले वीडियो में जियोपॉलिटिक्स वाले वीडियो में ऑलरेडी क्लियर मैंने किया है। अल्फ्रेड थैर महान की जो थ्योरी भी थी उसके बारे में जिक्र किया था उसमें। तो मैंने बताया अल्फ्रेड थायर महान। उन्होंने कहा कि जिस देश की नेवी मजबूत होगी, जिसके पास अच्छे पोर्ट्स होंगे, जो महत्वपूर्ण सी रूट्स को नियंत्रण करेगा, वही विश्व शक्ति बनने की सबसे अधिक संभावना रखेगा। इन्होंने बोला जिसकी नेवी मजबूत होगी, नावल पावर जिसका मजबूत होगा। जरा इतिहास याद कीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया के हर हिस्से में अपनी नौसेना क्यों भेजी? क्योंकि उसे पता था कि अगर समुद्र उसके नियंत्रण में है तो व्यापार भी उसके नियंत्रण में रहेगा। क्या बोला? समुद्र कंट्रोल में है, समुद्र यदि कंट्रोल में है तो व्यापार भी उसके नियंत्रण में रहेगा। तो उन्होंने समुद्र वाले जो रस्ते थे, जो समुद्र से ट्रेड हो रहा था, उसको कंट्रोल करने की बात की। और जहां व्यापार होगा वहीं धन होगा, जहां व्यापार है वहीं क्या होगा? मनी होगी। और जहां धन होगा, मतलब जहां मनी होगी, वहां पे क्या होगा? वहीं पे उद्योग होगा, वहीं इंडस्ट्री होगी। और जहां इंडस्ट्री होगी वहां हथियार बनेंगे, वही वही साइकिल फिर से आ रहा है, वहीं वेपन्स होंगे। और जहां वेपन्स होंगे वहीं क्या होगी? पावर होगी। यानी केवल समुद्र केवल पानी का विशाल क्षेत्र नहीं है, बल्कि वह दुनिया की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। तो देखो समुद्र ने कैसे पावर के पास पहुंचा दिया। तभी लिख रहा हूं मैं कि समुद्र केवल विशाल क्षेत्र नहीं है, बल्कि वह दुनिया की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है।
आज भी दुनिया के अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है। अब जरा वर्तमान समय को देखिए, अगर किसी कारण से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, तो दुनिया भर में तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट में बताना। अगर मलाका स्ट्रेट में व्यापार रुक जाए, तो एशिया की सप्लाई चेन्स प्रभावित हो सकती हैं। अगर स्वेज कनाल बंद हो जाए, तो यूरोप और एशिया के बीच माल पहुंचने में अतिरिक्त समय और लागत लग सकती है। इसलिए जियोपॉलिटिक्स में समुद्री मार्ग केवल नक्शे की रेखाएं नहीं है, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं, आर्टरीज हैं। अब हम एक दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं। ब्रिटिश भूगोलवेता एल्फ्रेड मैकेंडर, एल्फ्रेड थारमान की बात आप जो है समझ गए होंगे। इनके विचार क्या थे? सिर्फ नावल पावर जिसके पास, जिसका समुद्र पर कंट्रोल है, उसी के पास पावर है। अब बात करते हैं नंबर 2, हालफोर्ड मैकेंडर। नंबर 2, हालफोर्ड मैकेंडर। इन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में एक विचार रखा जिसे हटलैंड थ्योरी बोला जाता है। इन्होंने कौन सी दी? हटलैंड थ्योरी। हटलैंड थ्योरी। उन्होंने कहा यूरेशिया का केंद्रीय भूभाग, विशेषकर पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक का क्षेत्र दुनिया की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आप मैप देख रहे होंगे, इसमें यूरेशिया जो मैंने आपको बताया वो एरिया आप देखिए। इस यूरेशिया की मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो केंद्रीय जो भूभाग है, विशेषकर पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक का देखिए। इन्होंने बोला था यही दुनिया की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका प्रसिद्ध विचार था कि जो केंद्रीय क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित करेगा, वही वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस केंद्रीय क्षेत्र पर जिसका प्रभाव बनेगा, इस केंद्रीय क्षेत्र पर जिसका प्रभाव बनेगा, स्थापित करेगा, वही जो है वैश्विक जो शक्ति संतुलन है, शक्ति संतुलन है में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये जो अभी आपने मैप में देखा। अब ध्यान दीजिए, इस सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि दुनिया हमेशा उसी नियम से चलेगी, बल्कि इसका उद्देश्य यह समझाना था कि विशाल भूमि, संसाधन और रणनीतिक स्थिति किसी देश को महत्वपूर्ण बना सकती है। इसलिए जब आप रूस, यूक्रेन, मध्य एशिया या पूर्वी यूरोप की खबरें देखते हैं, तो केवल वर्तमान राजनीति मत देखिए, उनके पीछे दशकों और सदियों से चली आ रही भौगोलिक सोच भी काम करती है। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पे। 2 की बात होने के बाद अब बात करते हैं थर्ड की। इन्होंने बोला बस मतलब यूरेशिया पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। पहले वाले ने बोला नावल पावर। नंबर 2, यूरेशिया पे आपका कंट्रोल हो जाना चाहिए। नंबर 3 सिद्धांत पे आते हैं, निकोलस स्पाइकमैन। निकोलस स्पाइकमैन अमेरिकी जो विद्वान थे। इन्होंने कहा केवल हटलैंड ही महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने जो बताया इससे पहले, जो हटलैंड थ्योरी इन्होंने दी, केवल ये महत्वपूर्ण नहीं है। उनके अनुसार यूरेशिया के चारों ओर का तटीय क्षेत्र, जिसे उन्होंने रिमलैंड कहा, ये जो आप यूरेशिया देख रहे हो, इसके चारों तरफ का हिस्सा आप देखिए। मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ। इसके जो चारों तरफ का हिस्सा है वो देखिए। इन्होंने बोला, इसको इन्होंने पहली बात तो रिमलैंड बोला। तो ये रिमलैंड है, वास्तव में शक्ति संतुलन की कुंजी है। ये जो आपने रिमलैंड एरिया देखा, यही इसी की वो बात उन्होंने करी। यही वो जो है शक्ति संतुलन की कुंजी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यही क्षेत्र समुद्र और भूमि दोनों से जुड़ा हुआ है। इसका कनेक्शन रिमलैंड जो है, मान लो यूरेशिया ये है, इसके चारों तरफ का जो एरिया है, इसको बोला इन्होंने रिमलैंड, क्योंकि ये एरिया समुद्र से भी जुड़ा हुआ है और भूमि से भी जुड़ा हुआ है। इस वजह से यहाँ बड़ी आबादी भी रहती है, यहाँ बड़े उद्योग हैं, यहाँ प्रमुख बंदरगाह हैं, और यहीं से दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है। अगर आज का विश्व मानचित्र आप देखें, तो पाएंगे कि यूरोप, मध्य पूर्व, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया, ये सभी क्षेत्र किसी ना किसी रूप में इस विचार को समझने में मदद करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, क्या महान मैकेंडर और स्पाइकमैन की बातें आज भी पूरी तरह सही हैं? कमेंट में बताना क्या लगता है आपको। दुनिया बदल चुकी है, आज क्या है? आज सैटेलाइट है, साइबर वॉरफेयर है। यदि मैं आज की बात करूं, आज सैटेलाइट है, साइबर वॉरफेयर है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं।
लेकिन इसके बावजूद समुद्र, भूमि और रणनीतिक स्थान का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। ये कितनी भी चीजें आ जाएं, जियोग्राफी तो कभी नहीं बदलेगी। उसकी बात ये जो है बताने का प्रयास जो है कर रहा है, बल्कि नई तकनीकों ने इन स्थानों के महत्व को कई मामलों में और बढ़ा दिया है। अब एक उदाहरण लेते हैं, दक्षिण चीन सागर पर इतना विवाद क्यों है? क्या केवल इसलिए कि वहां समुद्र है? पहले आप दक्षिण सागर के को जो जो मतलब मैप में देखिए क्या है दक्षिण सागर। ओके, दक्षिण सागर मैप देखने के बाद क्या केवल यहाँ पे विवाद इसलिए है कि वहां समुद्र है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां से महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं, ट्रेड रूट्स हैं, वहाँ मत्स्य संसाधन है, ऊर्जा संसाधनों की संभावना है, और सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ प्रभाव रखेगा वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि कई बड़े देश इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। तो आज के इस जो है टॉपिक में हमने क्या समझा? पहली बात तो जिस देश की समुद्री शक्ति मजबूत होती है उसका वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, हमने भूगोल केवल प्राकृतिक संरचना नहीं है, यह रणनीतिक सोच का आधार भी है। तीसरी बात हमने जो है 3 थ्योरी जो हमने समझी, हटलैंड, रिमलैंड और सी पावर जैसी जो अवधारणाएं हैं आज भी विश्व राजनीति को समझने में उपयोगी है, भले ही आधुनिक तकनीक ने युद्ध और शक्ति के स्वरूप को बदल दिया हो। और चौथी बात जो लास्ट में मैंने अभी आपको समझाई, जब भी आप किसी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की खबर देखेंगे तो केवल नेताओं का बयान मत सुनिए, विश्व मानचित्र भी देखिए। कई बार नक्शा वह सच बता देता है जो भाषणों में भी नहीं दिखता। ठीक है, सिर्फ नक्शे पर मत रहिए, मतलब भाषणों में मत रहिए, आप जो है नक्शा भी देखिए। तो आज ये जो हमने चर्चा करी माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज की, इससे हमें क्या सीख मिलती है? पहाड़ सुरक्षा और जल संसाधनों को प्रभावित करते हैं, नदियां सभ्यताओं और अर्थव्यवस्था की नींव रखती हैं, जलवायु कृषि, जनसंख्या और उत्पादन को प्रभावित करती है, प्राकृतिक संसाधन उद्योग और ऊर्जा का आधार बनते हैं, और इन सभी का सम्मिलित प्रभाव किसी देश की दीर्घकालिक शक्ति पर पड़ता है। तो ये इस विषय में हमने समझा। इसी टॉपिक में अब आगे बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी डिसाइड वर्ल्ड पावर में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरे टॉपिक को जो है एंड तक देखना तभी समझ में आएगा। बीच में वीडियो छोड़ के जाओगे पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। आगे बात करते हैं इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया एंड द न्यू जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड के बारे में। नंबर 4, इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया एंड द न्यू जियोपॉलिटिकल। इसके बारे में बात करते हैं। अब तक हमने जियोग्राफी के फंडामेंटल समझ लिए, माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, सी पावर, हर्टलैंड थ्योरी और रिमलैंड थ्योरी को समझ लिया है। ये सब चीजें हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी और वर्ल्ड पावर से जुड़ती हैं। ये सब क्लियर होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर जियोग्राफी इतनी महत्वपूर्ण है तो आज की दुनिया में कौन सा देश अपनी जियोग्राफी का सबसे बेहतर इस्तेमाल कर रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि जियोग्राफी इस लेवल पे है, इतनी इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सा कंट्री है जो जियोग्राफी का सबसे बेहतर इस्तेमाल कर रहा है? यही सवाल हमें जियोपॉलिटिक्स के सबसे दिलचस्प हिस्से में लेकर आता है। तो चलिए सबसे पहले भारत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना प्यारा भारत, इंडिया। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ क्या है? जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ की मैंने बात करी, जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ, तो मैक्सिमम का जवाब एक ही आएगा कि पॉपुलेशन। 142 करोड़ लोग हमारे देश की जनसंख्या भी है। 142 करोड़ लोग जो हैं हम भारतवासी एक अच्छे प्यारे भारत देश में रह रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे हिमालयास, कुछ बोलेंगे पॉपुलेशन, इसको एरो मार्क से लेते हैं, तो कुछ बोलेंगे पॉपुलेशन, कुछ बोलेंगे हिमालयस, कुछ बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन यदि जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो जियोपॉलिटिक्स की भाषा में तो भारत की यदि सबसे बड़ी ताकत देखा जाए तो इन तीनों में से कोई सी भी नहीं है। कौन सी है? इंडियन ओशियन लोकेशन।
इंडियन ओशियन लोकेशन, ये सबसे बड़ी जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ है। अब वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा अपने दिमाग में लेके आइए। ये आप बोर्ड पे भी जो है वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे। इसमें इंडियन ओशियन देखिए, सबसे पहले नीचे हमारा हिंद महासागर जो है, इंडियन ओशियन। भारत लगभग हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित है, आप देख सकते हैं मैप। पूर्व में देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरेबियन सी, अरब सागर। और दक्षिण में हमारा विशाल इंडियन ओशियन। यही पोजीशन भारत को एक मैरीटाइम पावर बनने का प्राकृतिक अवसर देती है। मैरीटाइम, मैंने बोला मैरीटाइम, मैरीटाइम पावर जो है बनने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि चार तीन हिस्से तो पानी से ढके हुए हैं। इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं, मैरीटाइम पावर। अब एक सवाल सोचिए, अगर किसी देश का अधिकांश इंटरनेशनल ट्रेड समुद्र के रास्ते होता है, तो क्या वह देश अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए भारत अपनी नेवी, अंडमान एंड निकोबार कमांड, ब्लू वाटर कैपेबिलिटी और इंडियन ओशियन स्ट्रेटजी पर लगातार ध्यान दे रहा है। अब नंबर 2 बढ़ते हैं, चाइना के पास। नंबर 2 चाइना। पिछले 30 वर्षों में चीन ने केवल अपनी इकोनॉमी नहीं बढ़ाई, उसने अपनी जियोग्राफी की सीमाओं को भी कम करने की कोशिश की है। चीन की सबसे बड़ी चिंता क्या है? मलाका डिलेमा। उसके ऑयल इंपोर्ट्स और इंटरनेशनल ट्रेड्स का बड़ा हिस्सा मलाका स्टेट से होकर गुजरता है। अगर किसी संकट के समय वह समुद्री मार्ग बाधित हो जाए, तो चीन की एनर्जी सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है। ठीक, आप एक बार फिर मैप देखिए, चाइना की लोकेशन देखिए, नीचे वाला हिस्सा देखिए जहाँ पे मलाक्का स्टेट है, आपको दिख रहा होगा। यही वो हिस्सा है जहाँ से कि उसे दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। यदि वो रास्ता यदि बंद हो जाए मलाक्का स्टेट वाला, तो इसका व्यापार बहुत प्रभावित होता है। इसीलिए चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैंने क्या बताया, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इनिशिएटिव शुरू किया है। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट विकसित किया है। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट विकसित किया है। श्रीलंका में हेमटोटा पोर्ट में निवेश करा है। निवेश बहुत करता है चाइना, फायदा हो या ना। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट। और म्यांमार, अफ्रीका और इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। यानी चीन केवल सड़कें और बंदरगाहें नहीं बना रहा, वह अपनी स्ट्रेटेजिक रीच बढ़ा रहा है। क्या बताया? स्ट्रेटेजिक रीच। वो अपनी स्ट्रेटेजिक रीच बढ़ा रहा है। स्ट्रेटेजिक रीच। इंडिया और चाइना की बात करने के बाद अब आते हैं USA के पास, अमेरिका के पास। देखते हैं इन्होंने क्या किया है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी मिलिट्री नहीं है, ये बात एक बार क्लियर कर लेना कि कभी मिलिट्री को उसकी बड़ी ताकत आप समझ रहे हैं, नहीं, मिलिट्री नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच जो है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के जो नावल बेसिस हैं दुनिया के कई क्षेत्रों में है। यह वह केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता है, वह ग्लोबल सी लाइन्स, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के माध्यम से अपना प्रभाव बनाए रखता है। तो उसका इफेक्ट इफेक्ट इतना ज्यादा क्यों है? इफेक्ट लाइक एज अ ग्लोबल पावर क्यों है सर? उसके रीजन मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल सी लाइन्स, ग्लोबल सी लाइन्स। और क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल और ट्रेड रूट। और क्या है?
नंबर 3 स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, यही कारण है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका की सक्रियता लगातार बनी हुई है। अमेरिका की बात करने के बाद नाउ वी कम ऑन रशिया। रशिया ने क्या प्लानिंग किया है? रूस का जियोग्राफिक वरदान भी है और एक चुनौती भी है। उसके पास विशाल भूमि है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, मिनरल्स है, लेकिन उसकी लंबी जो लैंड बॉर्डर्स है, वो उसके सबसे लंबी लैंड बॉर्डर्स है। इतिहास में रूस ने कई बार पश्चिम से आक्रमण देखे हैं। रूस के अंदर, यदि मैं थोड़ी देर के लिए आपको मैप बना कर दिखा रहा हूँ उसका, इधर ये सबसे ज्यादा साइबेरियन एरिया है, सबसे ज्यादा ठंडा है। सबसे ज्यादा उसका जो कमजोर हिस्सा है, जिस तरफ यूक्रेन भी है, यूक्रेन इस तरफ है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। जो उसका पश्चिम हिस्सा है, जिस तरफ यूक्रेन है, वो हिस्सा उसका थोड़ा कमजोर है। और सबसे ज्यादा जो नेपोलियन हुए और हिटलर जी हुए, उन्होंने जो अटैक्स करे हैं वो सब पश्चिम दिशा से कहीं किए हैं। तो इसलिए रूस हमेशा स्ट्रेटेजिक डेप्थ को महत्व देता है, यानी वह चाहता है कि उसके और संभावित विरोधियों के बीच पर्याप्त भौगोलिक दूरी या सुरक्षा क्षेत्र रहे। ओके, रशिया का समझने के बाद नाउ वी कम ऑन यूरोप। यूरोप हमारा सबसे पहले तो न्यू जियोग्राफिकल फील्ड है। नाउ टॉक अबाउट यूरोप। यूरोप की सबसे बड़ी जो ताकत है उसकी इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमी उसका सबसे बड़ा जो है ताकत नहीं है, उसकी ताकत है कनेक्टिविटी। ठीक है, पावर क्या है? सबसे पहले तो कनेक्टिविटी। इसके अलावा नेविगेबल रिवर्स। उसके अलावा रिवर्स, पोर्ट्स, ये हो गया, रिवर बोलते हो गया पोर्ट्स। और इसके अलावा क्या है? इंडस्ट्रियल बेस। और इसके अलावा हाई टेक्नोलॉजी। और इनसे भी सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि छोटे छोटे देश भी मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब थोड़ा मिडिल ईस्ट को भी देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट का क्या हाल है? मिडिल ईस्ट के बारे में तो आप वाकिफ होंगे। सबसे ज्यादा जो ऑयल का, सबसे ज्यादा तेल का जो निर्यात है वो मिडिल ईस्ट से होता है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं मिडिल ईस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो क्या इसकी केवल वजह ऑयल है? दिमाग में सबसे पहले यही आएगा। लेकिन भाई साहब नहीं, सिर्फ ऑयल नहीं है। ऑयल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उसकी लोकेशन। अब लोकेशन दिमाग में आती है, आपको समझ आ गया होगा। लोकेशन जो है सुनते ही दिमाग में आ गया, वो जो मैंने की बात किसकी हो रही है? जियोग्राफी की। लोकेशन छपती है मैप पे, मैप आता है जियोग्राफी में, तो मतलब जियोग्राफी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित यह क्षेत्र कई महत्वपूर्ण सी रूट्स और एनर्जी कॉरिडोर्स के केंद्र में है। क्या बोला मैंने? सी रूट्स एनर्जी कॉरिडोर और एनर्जी कॉरिडोर, इनके बीच में स्थित है मिडिल ईस्ट। तो इसी वजह से, लोकेशन की वजह से जो है मिडिल ईस्ट का इंपोर्टेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं मिडिल ईस्ट केवल ऊर्जा का क्षेत्र नहीं है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का केंद्र भी है। ठीक है, नोट कर लेना, ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर।
अब मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछता हूँ, क्या आने वाले 20 वर्षों में केवल टैंक और फाइटर जेट्स ही किसी देश को सुपर पावर बनाएंगे? शायद नहीं। फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। अब कंपटीशन केवल ऑयल के लिए नहीं होगा, कंपटीशन होगा रेयर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। ठीक है। अब यूएस के पास फाइटर जेट्स तो काफी अच्छे हैं, और उनके पास टैंक भी काफी अच्छे अच्छे हैं। तो ये मत समझना कि आने वाले समय में जो है अमेरिका ही सुपर पावर रहेगा, नहीं। फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, वो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले रियल अर्थ मिनरल्स, याद होंगे आपको, मैंने ऑलरेडी बताए हैं, लिथियम, कोबाल्ट। और नंबर 2, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स। और किस पे डिपेंड करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के लिए। और क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स के लिए, क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स के लिए। और इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, वेपन्स बदल सकते हैं, गवर्नमेंट्स बदल सकती हैं, लेकिन जियोग्राफी का महत्व समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाहे ऑयल है, या डाटा केबल्स हैं, या अंडर सी इंटरनेट नेटवर्क्स है, या नावल बेसिस हैं, अंत में सब कुछ चीजें किसी न किसी जियोग्राफिकल लोकेशन से जुड़ा होता है। यही जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सत्ता है। इसलिए जब भी आप किसी न्यूज चैनल पर इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट देखें, तो केवल नेताओं के बयान मत सुनिए। एक वर्ल्ड मैप खोलिए, देखिए समुद्र कहाँ है, पाइपलाइन कहाँ है, पोर्ट कहाँ है, माउंटेन कहाँ है, ट्रेड रूट कहाँ है, और फिर आप पाएंगे कि आधा जवाब आपको मैप ही दे देगा। यही कारण है कि अनुभवी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स कहते हैं, मैप डू नॉट लाई, पीपल समटाइम्स डू। मैप कभी झूठ नहीं बोलता, आदमी बोल देता है। मैप्स डोंट लाई, डोंट लाई, पीपल समटाइम्स। और यही कारण है कि आज की पूरी दुनिया में एक बात बार बार दोहराई जाती है, जियोग्राफी डज नॉट डिसाइड एवरीथिंग, बट विदाउट जियोग्राफी नथिंग इन जियोपॉलिटिक्स कैन बी अंडरस्टूड। तो ये बात आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी इन पांचों देशों के बारे में, कि इनका क्या जियोपॉलिटिकल फील्ड है, क्यों वो इतने मजबूत हैं, क्या रीजंस हैं, आने वाले फ्यूचर में क्या किस चीज पे काम होगा, कौन ज्यादा जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग होगा, उसके रीजंस क्या होंगे। यदि हम इन चीजों पे काम करते हैं, तो कोई भी कंट्री जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग हो सकता है। फ्यूचर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। फैक्टर्स तो हमने देख लिए कि जियोपॉलिटिक्स के किन किन फैक्टर्स पे यदि काम किया जाए तो हमें क्या क्या चीजों पे काम करना है, वो फैक्टर्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब जियोपॉलिटिक्स का फ्यूचर हम देखेंगे एंड फाइनल एक्शन। अब अपने लेक्चर के जो है लास्ट चरण में है, तो लेकिन मैं चाहता हूं कि जाने से पहले आप अपने दिमाग में एक आखिरी तस्वीर बनाइए। कल्पना कीजिए कि आज से 50 साल बाद की दुनिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है, ड्राइवरलेस कार सामान्य बात हो चुकी है, रोबोट इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, स्पेस टूरिज्म भी आम हो चुका है, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी है। अब मेरा सवाल है, क्या इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी जियोग्राफी की जरूरत रहेगी? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, वो लगातार बढ़ ही रही है। तो आपको क्या लगता है कि जब इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो अब हमें जियोग्राफी की जरूरत पड़ेगी? की जरूरत पड़ेगी? कमेंट में बताना, पड़ेगी या नहीं। ज्यादातर लोग कहेंगे अब तो टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स का जवाब है नहीं।
जियोपॉलिटिक्स क्या कह रही है कि साहब ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है लेकिन टेक्नोलॉजी भी जियोग्राफी पर निर्भर रहती है। जरा सोचिए, एआई डाटा सेंटर्स कहाँ बनेंगे? जहाँ बिजली होगी। बिजली कहाँ से आएगी? जहाँ एनर्जी रिसोर्सेज होंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स कहाँ से आएंगे? धरती से आएंगे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? जहाँ स्टेबल सप्लाई चेन्स बनेंगी। अंडर सी इंटरनेट केबल्स कहाँ से गुजरेंगी? महासागरों के नीचे से। यानी दुनिया डिजिटल हो सकती है लेकिन उसकी नींव आज भी फिजिकल ज्योग्राफी पर ही टिकी रहेगी। कितने भी एडवांस हो जाना, लेकिन कुछ चीजें जमीन से जुड़ी हुई हैं, आप उन्हें नहीं हटा सकते। तो कहने का माध्यम यही है, इसीलिए जियोपॉलिटिक्स ने बोला नहीं, कितने भी एडवांस हो जाना ज्योग्राफी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आज की दुनिया में एक नई रेस शुरू हो चुकी है। तो यह रेस केवल ऑयल की नहीं है। अभी जो अमेरिका ने किया है वो ऑयल की रेस में सबसे आगे निकलना चाह रहा है, इसलिए उसने किया। तो ये केवल ऑयल की रेस नहीं है, क्रूड ऑयल की रेस नहीं है। यह रेस है क्रिटिकल मिनरल्स की, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, लिथियम की, कोबाल्ट की, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, और सबसे बढ़कर सप्लाई चेन सिक्योरिटी की। तो रेस किस किस की है? जो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स का फ्यूचर कैसे होगा, तो वो फैक्टर्स हम फिर से एक बार जो हमारे सामने से निकल रहे हैं, तो एक बार फिर आप ध्यान से देखना। तो वो रेस किसकी है? एक तो क्रिटिकल मिनरल्स की सबसे पहले, और दूसरा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, और लिथियम की, कोबाल्ट की, और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की, और इसके अलावा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इन सबसे भी बढ़ के इनको कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, उसके लिए सप्लाई चेन सिक्योरिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी। अब एक और परिवर्तन को समझिए, क्लाइमेट चेंज केवल पर्यावरण का विषय नहीं है कि यह जब जियोपॉलिटिक्स का भी विषय बन चुका है। जैसे जैसे आर्कटिक रीजन की बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे नए शिपिंग रूट्स खुलने की संभावना बढ़ रही है। अगर भविष्य में आर्कटिक रूट पूरी तरह व्यावसायिक रूप से उपयोगी हो जाता है, तो यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार का स्वरूप बदल सकता है। यानी क्लाइमेट भी जियोपॉलिटिकल बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। अब भारत की बात करते हैं। 21वीं सदी को कई लोग एशियन सेंचुरी कहते हैं, लेकिन सवाल यह है उस एशियन सेंचुरी में इंडिया की भूमिका क्या होगी? भारत के पास एक युवा पॉपुलेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, इंडियन ओशियन तक स्वाभाविक पहुंच है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार विकसित हो रहा है। अगर भारत शिक्षा, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मैरीटाइम कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी में लगातार निवेश करता है, तो उसके पास 21वीं सदी की प्रमुख शक्तियों में शामिल होने का वास्तविक अवसर है। लेकिन याद रखिए, केवल जियोग्राफी किसी देश को सुपर पावर नहीं बनाती। सिर्फ जियोग्राफी ही आप से ही आप डिसाइड नहीं कर सकते कि भारत आने वाले टाइम में सुपर पावर बनेगा। जियोग्राफी केवल आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, उस अपॉर्चुनिटी को विजन, लीडरशिप, इंस्टीट्यूशंस और हार्डवर्क ही पावर में बदलते हैं। तो आपको काम करना पड़ेगा आपके विजन पे, लीडरशिप पे, इंस्टीट्यूशंस पे, और हार्डवर्क। ये इन चीजों पे, चारों पे काम यदि होता है तो ये हमें पावरफुल बनाएंगे। इस पूरे लेक्चर को जो है कुछ अच्छी बातों के साथ समाप्त करेंगे। पूरे लेक्चर को केवल यदि मैं 5 वाक्यों में समेटूं, तो पहली बात है, सबसे पहले जियोग्राफी किसी भी देश की शुरुआती परिस्थितियां तय करती है। दूसरी बात, नेचुरल रिसोर्सेज, रिवर्स, माउंटेन्स और ओशियंस किसी देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं। तीसरी बात, सी पावर, ट्रेड रूट्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स के सबसे महत्वपूर्ण सत्य हैं, सॉरी तत्व हैं। चौथी बात, टेक्नोलॉजी ने जियोपॉलिटिक्स को बदला है, लेकिन जियोग्राफी को अप्रासंगिक नहीं बनाया। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को देखें, कभी भी केवल न्यूज हेडलाइंस पर भरोसा मत कीजिए।
सबसे पहले वर्ल्ड मैप खोलिए, अपने आप से 5 सवाल पूछिए। यह युद्ध कहाँ हो रहा है? उस क्षेत्र में कौन सा सी रूट है? कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है? कौन सी माउंटेन रेंज या स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है? और किस देश का नेशनल इंटरेस्ट यहाँ जुड़ा हुआ है? अगर आपने इन 5 सवालों के जवाब खोज लिए, तो यकीन मानिए आप केवल समाचार नहीं देख रहे होंगे, आप जियोपॉलिटिक्स को समझ रहे होंगे। और दोस्तों, यही इस पूरे लेक्चर का सबसे बड़ा उद्देश्य था। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद जब भी आप वर्ल्ड मैप देखें, तो आपको केवल देश की सीमाएँ दिखाई ना दें, आपको दिखाई दें एनर्जी कॉरिडोर्स, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स, नावल बेसिस, ट्रेड रूट्स, माउंटेन बैरियर्स, बफर जोन्स और उन सब के पीछे छिपी हुई नेशनल स्ट्रेटेजिक, क्योंकि वर्ल्ड मैप केवल जियोग्राफी नहीं दिखाता, यह वह दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और फ्यूचर की कहानी भी सुनाता है। और अंत में मैं अपनी बात एक कोट के साथ समाप्त करना चाहूँगा। जियोग्राफी डज़ नॉट फोर्स अ नेशन टू बिकम पावरफुल, बट इट डिफाइन्स द बैटलफील्ड ऑन व्हिच एवरी नेशन कम्पीट्स। और मैं इसमें अपनी एक पंक्ति और जोड़ना चाहूँगा, जो देश अपने जियोग्राफी को समझ लेता है, वही अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से लिख सकता है। इसी संदेश के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी यदि वीडियो में गलती नज़र आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इन्हीं वाक्यों के साथ जय हिंद, जय भारत।